थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड का प्राइस पर 10 ग्राम 1 लाख रुपीस के आसपास और यूएस डॉलर टर्म्स में भी देखेंगे तो 3500 यूएस डॉलर्स पर ऑन्स के आसपास। ऑफ कोर्स इस फिगर से थोड़ा बहुत नीचे गिरा है गोल्ड का प्राइस, लेकिन अभी भी रिटर्न वाइज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न। आरबीआई का अगर आप लास्ट 5 इयर्स का गोल्ड होल्डिंग चेक करेंगे तो वो 35% से बढ़ा है। 2022 में आरबीआई दैट इज़ हमारा सेंट्रल बैंक, उनका गोल्ड होल्डिंग था 653 टन्स, जो कि मार्च 2025 में बढ़कर हो गया है 880 टन्स। तो गोल्ड का इंपॉर्टेंस तो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, आरबीआई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रिटर्न्स तो आया है। मतलब आरबीआई का अगर आप टोटल जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, जो आरबीआई मेंटेन करता है, उसमें अबाउट 11.35% गोल्ड का है, ठीक है। और ये 2021 में सिर्फ 6.86% हुआ करता था। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्ड जितने भी दूसरे एसेट क्लासेस हैं लाइक इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या फिर कमोडिटीज़ में सिल्वर, उन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा एसेट क्लास है। क्या हमें गोल्ड में अपना एक्सपोजर लेना चाहिए? उससे भी बड़ी बात कि ऐसा तो नहीं कि गोल्ड का जो रिटर्न्स आया है पिछले कुछ सालों का ही रिटर्न है ना? ऐसा तो नहीं कि पहले कोई रिटर्न ही नहीं आया गोल्ड में। तो गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न्स चेक करेंगे, लास्ट 20 ईयर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस आया है गोल्ड का। उसके बाद गोल्ड का ये जो वेरी हाई रिटर्न आया है ना, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण ये रिटर्न आ रहा है, और क्या फ्यूचर में भी ये रीजंस बने रहेंगे और इसी तरह का रिटर्न गोल्ड से आता रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो कि आप लोग जानना चाहते हैं वो कि गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें, छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें या बड़ा अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरह से ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में एक्सपोजर लें या म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में एक्सपोजर लें या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदें, सभी कुछ डिटेल में जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले गोल्ड का हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख लेते हैं, पहले किस तरह का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स का, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे ना, तो देखिए कितना तेजी से गोल्ड ऊपर गया है, ह्यूज रिटर्न्स रिसेंट टाइम्स में। और यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि गोल्ड का जो करंट प्राइस है वो ऑल टाइम हाई है, इतना ज़्यादा ऊपर गोल्ड आज तक कभी नहीं गया, ठीक है। और इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे ईयर वाइज तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। लाइक लास्ट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ना, 2000 से अगर आप रिटर्न चेक करेंगे, 2025 ऑफ कोर्स पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक का ही जो डेटा है उसके आधार पे बताया गया है। तो देखिए रिटर्न्स तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड एवरी ईयर ही आपको वेरी हाई रिटर्न देगा। देखिए सबसे पहले तो इस डेटा से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ना, कई बार गोल्ड नीचे भी जाता है, कई बार बहुत तेज़ी से भी नीचे जाता है, ठीक है। लाइक 2000 में भी देखिए तो कोई रिटर्न नहीं, 2001 में कोई रिटर्न नहीं, लेकिन हाँ 2002 में बहुत ज़्यादा रिटर्न, 2003 में बहुत ज़्यादा रिटर्न, फिर से कोई खास रिटर्न नहीं, उसके बाद फिर वापस आया। तो देखिए गोल्ड का वही है, कुछ सालों तक रिटर्न आएगा, उसके बाद कुछ सालों तक रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। लाइक 2013 में देखें ना तो ऑलमोस्ट 28% गिरा था, उसके बाद 2015 में भी 11% प्लस गिरा था, 18 में कोई रिटर्न नहीं, 21, 22 में कोई रिटर्न नहीं, लेकिन हाँ 24 और 25 जो अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा रिटर्न। 24 में तो 27% प्लस का रिटर्न और 25 में भी फिलहाल ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न। तो इस डेटा से ये तो क्लैरिटी मिल गया कि देखिए गोल्ड का रिटर्न तो आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा मान कर चलना एवरी ईयर वेरी हाई रिटर्न ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गोल्ड में भी गिरावट आता है और कुछ सालों तक कभी कभी रिटर्न नहीं आता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो गोल्ड है इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है, ठीक है, उस कौन कौन से रीजंस हैं। तो देखिए उससे पहले हमें ये जानना होगा कि गोल्ड का रिटर्न आता कैसे है। तो देखिए गोल्ड का रिटर्न सिर्फ आता है कैपिटल एप्रिसिएशन से। गोल्ड में किसी तरह का आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है ना, या डिविडेंड तो मिलता नहीं है। हाँ एसजीबी था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वहाँ पे सरकार ने जो स्टार्ट किया था उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता था, बट हाँ अब तो वो बंद कर दिया गया, नया आता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वहाँ भी कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, लेकिन वहाँ पे अगर
ना अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कैश फ्लो जनरेट करे, तो आपको डिविडेंड वहाँ पे मिलता है, ठीक है, रेगुलर कभी कभी डिविडेंड मिलता है। उसी तरह से बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। उसी तरह से रियल एस्टेट भी, मान लीजिए आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा या फिर रेसिडेंशियल खरीदा, रेंट पे दिया, तो वहाँ भी कुछ आपको इनकम मिलता है। गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड का जो भी प्राइस आता है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे आता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई इक्विटी में भी डिमांड और सप्लाई पे होता है, हाँ ये बोल सकते हैं आप, लेकिन देखिए इक्विटी का जो डिमांड सप्लाई वाला है ना, शॉर्ट टर्म में सही बात है, पूरा का पूरा वैसे ही होता है, मार्केट न्यूज़ डिमांड सप्लाई। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इक्विटी में होता है कि भाई जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है, अगर वो सब होगा तभी लॉन्ग टर्म में वो कंपनी लगातार रिटर्न जनरेट करता रहेगा, नहीं तो रिटर्न्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्विटी की बात अलग है, उस डिमांड सप्लाई के सिर्फ आधार पे इक्विटी में रिटर्न नहीं आता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटल्स मैटर करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप सिल्वर भी देखें तो सिल्वर में भी कोई ऑफकोर्स इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जो भी डिमांड है ना सिल्वर का, उसमें ऑलमोस्ट 60% इंडस्ट्रियल यूज़ से आता है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, मेडिसिन, केमिकल, बहुत जगह उसका डिमांड है, ठीक है। गोल्ड का उस तरह का डिमांड नहीं है, तो फिर ये प्राइसेस ऊपर जा क्यों रहा है गोल्ड का ना। तो देखिए गोल्ड का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना ऊपर जाने का, कि इसको सेफ हेवन माना जाता है। इसका एक तो सप्लाई जो है लिमिटेड है गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद इसको इन्फ्लेशन से, जो इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन तो लगातार बढ़ता है वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो उसके अगेंस्ट इसको एक हेज माना जाता है। अब अभी 100 रुपये में जो सामान आप खरीद पा रहे हैं, 5 साल 10 साल के बाद 100 रुपये में वो सामान खरीदने जाएंगे नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उस समय उसका कीमत 200-300 हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है कि इन्फ्लेशन के कारण गोल्ड का प्राइस अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, गिरता नहीं है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो देखो वर्ल्ड में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। लाइक रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, रिसेंट टाइम्स का मैं बात बोल रहा हूँ, रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके बाद इजराइल हमास का प्रॉब्लम चल रहा था, रेड सी में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद कोविड आया 2020 में, उसके बाद उससे पहले भी अगर आप देखें ना तो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008। तो कोविड के समय गोल्ड का रिटर्न्स आप जाकर देखें ऑलमोस्ट 24%, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा। फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद भी 2009-10 में 27% प्लस का रिटर्न आया गोल्ड का, ठीक है। और अभी फिर से देखें तो यूएस का रिसेशन का कहीं कहीं डर है कि कहीं यूएस में प्रॉब्लम ना आ जाए। उसके बाद ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, खासकर यूएस चाइना में। तो ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसके कारण गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद गोल्ड का जो प्राइस अप्रिसिएशन हो उसका और कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए। देखिए जो भी हमारा पैसा है ना वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड का एक जो नियर कॉम्पिटिटर होता है वो बॉन्ड्स हो सकता है। जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगेगा ना तो गोल्ड का डिमांड बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे मतलब कि आपको बॉन्ड से जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आप चाहेंगे अरे बॉन्ड से मुझे रिटर्न कम मिल रहा है तो कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो गोल्ड में थोड़ा पैसा आप डालेंगे, ठीक है, तो गोल्ड का डिमांड बढ़ जाएगा। वर्ल्ड वाइड अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, ठीक है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट चल रहा है, इंडिया में भी अब स्टार्ट हो ही गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो इसके कारण भी गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफकोर्स ज्वेलरी डिमांड तो है ही है गोल्ड का, खासकर इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं, इसके कारण भी गोल्ड का जो प्राइस है ऊपर जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है नियर जो पिछले कुछ सालों में देखा गया वो सेंट्रल बैंक्स द्वारा गोल्ड का बाइंग, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है गोल्ड का, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक देखिए एक बहुत जो नियर पास्ट में एक इवेंट क्या हुआ था ना कि रसिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ तो रसिया का दूसरे कंट्रीज़ में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, तो उस इन्वेस्टमेंट को मतलब ले लिया गया दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया कि रसिया उन इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स पूरे दूसरे कंट्रीज़ में डर का माहौल है ना कि भाई अगर यूएस में कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मेरा कंट्री का इन्वेस्टमेंट है, यूएस ने रोक दिया कि मैं नहीं दूंगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट है उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो अच्छा है कि डाइवर्सिफाई करके रखा जाए, तो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल्ड, ठीक है ना। वैसे इंडिया का जो फॉरेक्स है, जैसे यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बहुत एक्सपोजर है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोजर है, यूके में देखेंगे प्लस यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, फिर जापान
में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, ठीक है, डाइवर्सिफाई करके रखा जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादा एक्सपोजर तो यूएस में ही होता है। तो इसके अलावा आप डर का माहौल है कि भाई इंडिया का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इन कंट्रीज़ के साथ, अगर इन्होंने उसको ले लिया या फिर उस पर किस तरह का रोक लगा दिया कि नहीं दूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इस गोल्ड उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई गोल्ड खरीद के रखो, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो चाइना पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, इंडिया कुछ सालों से बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, प्लस ब्रिक्स के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी गोल्ड खरीद रहे हैं बहुत ज़्यादा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रही हैं, उनका सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये भी गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाने का बहुत बड़ा रीज़न है। और प्लस इंडिया भी चाहता है कि भाई जो हमारा रूपी है उसका थोड़ा डोमिनेंस बढ़े वर्ल्ड में, तो ऑफ कोर्स आपके पास गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए, वो एक स्ट्रेंथ देगा रूपी को, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा यूएस में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर कंट्रीज़ का जो फॉरेक्स है यूएस में ही जाता है, उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो यूएस में तो प्रॉब्लम इधर चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी लगता है कि प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो यूएस का जो डॉलर है उसका डोमिनेंस भी पहले के मुकाबले देखें तो धीरे धीरे कम हो रहा है और लग रहा है कि फ्यूचर में और ज़्यादा कम होगा। तो इसके कारण भी लोग नहीं चाहते हैं कि भाई यूएस में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लें, एक्सपोजर रखें, लिमिटेड रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम आ जाए। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, लाइक सॉवरेन फंड्स हो गए या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए बड़े बड़े, वो भी गोल्ड में अच्छा खासा एक्सपोजर ले रहे हैं। तो ये सब कुछ है रीज़न जिसके कारण गोल्ड का प्राइस आप देख रहे हैं लगातार ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। और ऑफकोर्स जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है किसी भी एसेट क्लास का, तो फिर डर का माहौल तो बनता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, आने वाले समय में गिर सकता है। वो गोल्ड के साथ भी वही है, सभी एसेट क्लास में वही होता है, इक्विटी में भी वही डर होता है, भाई ओवर वैल्यूएशन हो गया, रिटर्न बहुत है, क्या गिर जाएगा। रियल एस्टेट में भी होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सालों से रिटर्न आया है, क्या गिर सकता है। गोल्ड में भी वही चल रहा है कि भाई रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्या यहाँ से गिर सकता है, इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, क्या करें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो भी इश्यूज़ मैंने अभी डिस्कस किया था जिसके कारण प्राइस ऊपर गया था, वही चीज़ हमें देखना होगा कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें तो जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, लाइक ट्रेड वॉर चल रहा है ना, खासकर यूएस और चाइना के बीच, अगर वहाँ पे कुछ रेजोल्यूशन दिखता है, ठीक है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर वो रिजॉल्व होता है तो ऑफकोर्स आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस आपको थोड़ा गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये बना रहे, आगे भी बना रहे, यूएस में अगर कुछ और प्रॉब्लम, क्योंकि यूएस में तो आपने देखा होगा प्रॉब्लम चल रहा है इसके कारण, ठीक है, तो अगर इसके कारण यूएस में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसी तरह से चाइना में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, चाइना इकोनॉमी में, ठीक है, तो आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा डिपेंड करेगा, फ्यूचर है और एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि नियर फ्यूचर में गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा ना, और एग्जैक्टली वहाँ क्या होगा हमें नहीं पता है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि गोल्ड में क्या फिलहाल हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, और अगर जो भी माहौल है बाहर अगर वो सुधरता है तो गोल्ड का प्राइस यहाँ से बिल्कुल गिर सकता है। लेकिन अगर माहौल ख़राब होता है या इसी तरह से बना रहता है तो गोल्ड आने वाले समय में और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये तो क्लैरिटी हो गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना कि गोल्ड में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए शायद सही नहीं होगा, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि भाई रिटर्न तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, कहीं सुधरा माहौल बाहर तो गिर भी सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को डाइवर्सिफिकेशन पर्पज़ से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है ना, लाइक लॉन्ग टर्म का जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो उसमें इक्विटी शामिल करेंगे, गोल्ड शामिल करेंगे, डेट शामिल करेंगे, तो वहाँ पे गोल्ड में फ़िलहाल जिस तरह के मार्केट कंडीशन है, अगर थोड़ा थोड़ा कोई एक्सपोजर लेना चाहता है, लाइक इक्विटी में आप करते हो ना SIP, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ, ठीक है, और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड के साथ भी फिलहाल वही करना सही होगा। अगर कोई ना मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर लेना चाहता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता है ना, स्पेकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न बहुत आ चुका है, गिर भी सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर किसी का थॉट प्रोसेस है डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से तो सही है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। और मान लीजिए गोल्ड आने वाले महीनों में अगर कुछ ज़्यादा गिर जाता है तो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस तरह से इसको आप देखें। यहाँ पे है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने का जो बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है
ठीक है। तो वहाँ पे गोल्ड ETF का ऑप्शन बहुत अच्छा है, उसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं ना फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए आइडियली इन्वेस्टमेंट पर्पस, देखिए ज्वेलरी अगर किसी को लेना वो अलग चीज़ है, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वो तो आपको लेना ही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से ETF बेस्ट होगा। सेकंड बेस्ट अगर ETF में नहीं जाना चाहते हैं तो सेकंड बेस्ट होगा गोल्ड म्यूचुअल फंड। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको फिजिकल गोल्ड ही लेना है, तब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आप उसके लिए जा सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड लाइक गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या बार बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।